The question is, discuss the significance of the moderate phase of the freedom struggle in India and its role in fostering the development of economic nationalism despite its limitations. And you have to answer this question in 250 words. So basically this is a 15 marks question. Hi everyone. Welcome to EduChemy, and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए, और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सकें कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा, और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स. अगर आपसे 250 वर्ड्स में कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो यू हैव टू आंसर इन डिटेल. ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि अगर 250 वर्ड्स का क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि वर्ड लिमिट में रहते हुए आपको फिर भी एक डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है. थोड़ी डिटेल्स में आपको जाना पड़ेगा और आप क्वेश्चन के लेंथ को ही देख के समझ सकते हैं कि इसमें काफी चीज पूछा गया है. सबसे पहले तो सिग्निफिकेंस पूछा गया है, उसके बाद ये भी पूछा गया है उनका रोल क्या रहा है, और कुछ लिमिटेशंस के बारे में भी पूछा गया है. तो सारी चीजों को हम लोग को अच्छे से एड्रेस करना है और हम लोग देखेंगे. नाउ इफ यू विल राइट अ वेरी गुड आंसर यू विल फेच 60% मार्क्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि अगर आप बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं तो यू विल गेट अराउंड 7 मार्क्स और यूके में से 7.5 मार्क्स. तो ये काफी अच्छा मार्क्स होगा अगर आप इस क्वेश्चन में आपको मिलता है. हमने ऑलरेडी डिस्कस रखा है कि 10 मार्क्स में यू विल गेट 6 and in 15 you will max get 7.5 or 8 sometimes. अगर आप एक एवरेज आंसर लिखते हैं तो you will get somewhere around 2.5 to 3.5 मार्क्स. चाहे वो आपका 10 मार्कर हो, 10 मार्कर में आपको कुछ और कम मिलेगा, लेकिन 15 मार्कर के क्वेश्चंस में भी आप देखते होंगे कि अक्सर इवन अगर आपने टेस्ट सीरीज भी दिया होगा तो अगर आप एक एवरेज आंसर लिखते हैं तो इसी के अराउंड मार्क्स रहता है. तो आप अगर सारे नीड को एड्रेस करते हैं तो आपको एक अच्छा मार्क्स डेफिनेटली मिलेगा. एंड वी विल सी दी हाउ यू आर गोइंग टू एड्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ अगेन वी विल डिस्कस and we will say this कि जो questions जो आते हैं मेंस में those are strictly based on the syllabus given by UPSC. If you'll see the general studies paper 1 तो वहां पर आप देखेंगे modern Indian history from about the middle of the 18th century until the present, significant events, personalities and issues, freedom struggle, its various stages, early stage, later on जो extremist आए थे उसके बाद different stages थे. तो इसको आपको जो है अच्छे से समझना है. और एक फायदा आप बोल सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिलता है, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस में खास करके मेंस में, यू हैव एम्पल नॉलेज अबाउट एवरी टॉपिक. क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री आप काफी ज्यादा पढ़ते हैं फॉर प्रीलिम्स तो आपके पास कंटेंट की कमी नहीं रहती है. तो कंटेंट की कमी यहां पे नहीं है, सिर्फ उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना इस तरह से कि इस क्वेश्चन के सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाए. नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट द डिफिकल्टी लेवल तो हम लोग इसको L2 लेवल में रख सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस रिलेटिवली इजियर होते हैं, आपको काफी ज्यादा कंटेंट पता होता है, तो आप इसको L2 में कैटेगराइज कर सकते हैं. यहां पर आपको ज्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. बेसिकली आपका जो प्रीलिम्स रिलेटेड नॉलेज है उसी को अच्छे से एक तरह से आप बोल सकते हैं सॉर्ट करना है. सबसे पहले वी विल गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि 25 to 30 वर्ड्स में आपको टॉपिक को अच्छे से इंट्रोड्यूस कर देना है. नाउ मॉडरेट फेज के बारे में बात किया जा रहा है, मॉडरेट फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल. तो आप पता है मॉडरेट फेज क्या था, जो अर्ली जो कांग्रेस एंड इवन उनसे पहले जो अर्ली कांग्रेस एसोसिएशंस थे या फिर जो कांग्रेस का स्टार्टिंग का जो पीरियड था दैट इज कॉल्ड मॉडरेट फेज. ठीक है, उसके बाद लेटर ऑन आफ्टर स्वदेशी एंड वी ऑल नो कि जो है फिर एक्सट्रीमिस्ट जो है फिर हमारे यहाँ मतलब देखने को मिले. तो स्टार्टिंग में जो मॉडरेट फेज है उसको पहले आपको बताना पड़ेगा कि क्या था. द मॉडरेट्स वर अ ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स इन इंडिया एक्टिव बिटवीन 1885 एंड 1907. दे होल्ड ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द कंट्रीज क्वेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म. जो क्वेश्चन में पूछा गया आपने ये बता दिया. एक दो प्रोमिनेंट लीडर्स मॉडरेट फेज के आप कोट कर सकते हैं, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ये आपको पता है तो यहां पर आप कोट कर सकते हैं. एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन हो गया इन 25 to 30 वर्ड्स. नाउ मूविंग ऑन टू द बॉडी. बॉडी में क्या है, देखिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपका मेन आंसर होता है दैट इज इन बॉडी. तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है. तो यहां पर डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडरेट फेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया. नाउ सिग्निफिकेंस आपको सबसे पहले बताना है कि मॉडरेट फेज का क्या रहा है फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया में. तो यहां पर अगर हम लोग करेंगे तो यहां पर क्लियर कट जो है कुछ पॉइंट्स आपको याद भी आएंगे प्रीलिम से जो आपने पढ़ा है. तो हम लोग चलिए डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट्स आपको यहां पर पता होगा. यहां पर कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा होगा. तो सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ऑब्वियसली मॉडरेट्स ने ही जो है हमारे एक फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी जो कि हमारे इंटरेस्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रख पाए वो
उन्होंने स्टैब्लिश किया इन 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 विच सर्व्ड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स। तो यहां पर आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं कि इन्होंने एक पॉलिटिकल, आप बोल सकते हैं एक तरह से रिवॉल्यूशन हमारे यहाँ लाया, कि फिर हमारे यहाँ बहुत सारे पार्टीज बने, लेटर ऑन तो कम्युनिस्ट पार्टी एंड डिफरेंट पार्टीज आए, लेकिन जो फर्स्ट जो पॉलिटिकल पार्टी जो बनाया गया था दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, जो कि पैन इंडिया था। मतलब यहाँ पर लीडर्स जो थे, आप थोड़े हो सकता है कि आप यहां पर एग्जांपल भी दे सकते हैं कि पैन इंडिया लीडर्स थे, साउथ से भी थे, वेस्ट से थे, ईस्ट से थे, तो यहां पर आप इसका एक एग्जांपल कोट कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, एडवोकेसी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। नाउ मॉडरेट्स बिलीव्ड इन द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड एंड पीसफुल नेगोशिएशन टू ब्रिंग आउट द पॉलिटिकल चेंज। ये भी आप बता सकते हैं कि इन्होंने जो है एडवोकेसी किया फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, लॉज के थ्रू चेंज लाना, एक तरह से आप बोल सकते हैं विद इन गवर्नमेंट में रहते हुए बहुत सारा इंटरनल चेंजेस लाना, तो इन्होंने ये एडवोकेट किया। ठीक है, इसके अलावा क्या है, प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी। मॉडरेट्स एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल यूनिटी एंड नीड टू ब्रिज डिवीजन। देखिए इससे पहले क्या था, देयर वर मेनी रीजनल एसोसिएशंस, आपने पढ़ा होगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, फिर मद्रास का जो थे कुछ वहां पे एसोसिएशंस थे, बंगाल में थे आपके बहुत सारे। तो इनको क्या हुआ कि एक नेशनल यूनिटी क्रिएट किया गया मॉडरेट्स के द्वारा ही, जहां पर हमने अपने कॉमन प्रॉब्लम्स को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखना स्टार्ट किया, इररेस्पेक्टिव ऑफ हम किस रिलीजन से बिलोंग करते थे, किस रीजन से बिलोंग करते थे, किस कास्ट से बिलोंग करते थे। इसको जो है यहाँ मॉडरेट्स ने इस चीज को यहाँ पर खत्म किया। ठीक है, और एक यूनिटी लाया गया, प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी। मैं अगेन आपको एक ब्रॉडर पॉइंट बता रहा हूँ, एक्चुअली पॉइंट तो आपको ही फ्रेम करना पड़ेगा, पर आप ये सब पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई पॉइंट समझ में आता है मॉडरेट टाइम्स में, तो आप उसको यहाँ पर डेफिनेटली लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये भी बोले तो फोकस ऑन एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म्स। देखिए एक इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बनाया गया था, वाज फाउंडेड बाय एमजी रानडे एंड रघुनाथ रॉय। इट वाज वर्चुअली द सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सोशल बोल सकते हैं एक पार्टी या आप एक साइडलाइन में एक कॉन्फ्रेंस बनाया गया था, जो कि सिर्फ सोशल इश्यूज को उठा, क्योंकि स्टार्टिंग में पता था कि आपका जो मेन मुद्दा था दैट वाज कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो आप बोल सकते हैं एक्सेसेस की गई थी, चाहे वो इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो, उसके अगेंस्ट आवाज उठाना। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स को भी लेकर उस समय मॉडरेट्स ने काफी काम किया। आप एक दो एग्जांपल भी कोट कर सकते हैं, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स रहे थे, जैसे गोखले साहब भी थे, तो उनके बारे में भी कुछ पॉइंट लिख सकते हैं कि उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, या फिर कुछ जो भी दूसरे मॉडरेट लीडर्स थे जिन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ किया था, ठीक है, सोशल कॉज के लिए कुछ किया था, उसको भी आप यहां पर कोट कर सकते हैं। तो आपने एक बता दिया कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडरेट फेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया। आप इसमें मान के चलिए यू कैन मेक 6 to 7 पॉइंट्स। अगर आप 6 to 7 पॉइंट्स बना सकते हैं और उसमें कुछ एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं, तो आपने इस पार्ट को अच्छे से एड्रेस कर दिया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, फॉस्टरिंग द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। अब इन्होंने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से डेवलपमेंट हुआ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इकोनॉमिक नेशनलिज्म बेसिकली क्या हुआ कि हमें रियलाइजेशन हुआ कि हमारा जो है इकोनॉमिक एक तरह से बोला जा रहा है शोषण किया जा रहा है बाय ब्रिटिशर्स, और आपको पता है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और आपने ये बहुत सारी चीज के बारे में पढ़ा भी है। तो यहां पर देखें एक और यहां पर लाइन है, ध्यान दीजिए कि यहां पर दिया हुआ है डिस्पाइट इट्स लिमिटेशंस। देखिए मॉडरेट्स का आपको लिमिटेशंस भी पता होना चाहिए। तो लिमिटेशंस क्या था, प्राइमरी लिमिटेशंस क्या था कि वो एक्सट्रीमिस्ट की तरह काम नहीं करते थे, ठीक है, आउट ऑफ द लॉ या फिर जो स्टैब्लिश सिस्टम था उसके बाहर जाके काम नहीं करते थे, रिवॉल्यूशन करने नहीं लगे थे। वो लॉज के विद इन जो है ब्रिटिशर्स से जो है आप बोल सकते हैं पेटिशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट, 3 P's बोला जाता है अबाउट मॉडरेट्स। ये उनका लिमिटेशन था कि वो पिटिशन करते थे, प्रेयर करते थे, और अगर नहीं होने पे थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट भी करते थे। तो इसी मेथड को मॉडरेट्स फॉलो कर रहे थे टिल आपको पता है स्वदेशी मूवमेंट के समय 1906 तक जो है यही मोड ऑफ हमारा जो है एक तरह से चल रहा था मॉडरेट्स के द्वारा। इसके बाद है काफी चेंजेस आया। तो अगर हम लोग बोले कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म की तरफ उन्होंने क्या काम किया, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। मॉडरेट्स लीडर्स लाइक गोखले emphasize the importance of industrialization। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बात हुई, जो इंडिया में जो इंडस्ट्रीज है आपको पता है इनिशियली जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज दे वर ओन्ड बाय यूरोपियंस, बाहर जो थे फॉरेनर्स के द्वारा ओन किया गया था। उनका कहना था कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट भी होने चाहिए, तो इस पर भी मॉडरेट्स ने एम्फेसिस किया। इसके अलावा ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जो दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि कैसे हमारे यहाँ का वेल्थ जो है वो फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स ब्रिटेन, मैनचेस्टर, आपको पता है थ्रू ट्रेड भी, और इवन जो हाई सैलरीज जो ले जा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग मतलब ऑफिसर्स, वो भी आप यहां पर कोट कर सकते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये सारे कुछ ऐसे थ्योरीज थे जो सजेस्ट किए गए थे दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जो कि बहुत लोगों को एक तरह से आप बोल सकते हैं उनको समझाया गया इस तरह से। पहले तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि उनका किस तरह से इकोनॉमिक शोषण हो रहा है। तो इन सबों से जो आप बोल सकते हैं काफी ज्यादा यहाँ पर इनलाइटनमेंट हुआ। इसके बाद नेशनल प्राइड एंड यूनिटी। द मॉडरेट्स बिलीव्ड दैट इकोनॉमिक प्रोग्रेस वुड नॉट ओनली इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल बट आल्सो फॉस्टर अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड। डेफिनेटली अगर आपने देखा होगा, अगर आप यहां पर कोट कर सकते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट के टाइम अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे इंडियन कंपनीज
जो है वो आगे की हम लोग कुछ बनाएंगे। जैसे आपको पता है एक बोट कंपनी जो है कैलकाटा में फ्लोट किया गया, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा चीज है जो कि आपका बोल सकते हैं कि नेशनल प्राइड और यूनिटी को बढ़ाया, कि हमें इंडिजिनाइजेशन करना है, अपने से प्रोडक्शन करना है। तो ये सब चीज भी जो है स्टार्टिंग में मॉडरेट्स ने क्योंकि इस पर इंफेसिस किया, तभी जाके ये सब चीज हमें लेटर ऑन देखने को मिला। तो यहाँ पर आप कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं कि इसके वजह से इकोनॉमिक नेशनलिज्म मिला। इसमें भी आप मान के चलिए यू कैन राइट 5 to 6 पॉइंट्स अगर आप एड्रेस करते हैं। अगेन आपके पास टाइम लिमिट है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि अगर एक 15 मार्कर क्वेश्चन है तो मैक्स टू मैक्स टाइम आपको मिलता है 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स में आपको इंट्रोडक्शन तुरंत लिख देना है। इंट्रोडक्शन तो आप जैसे जैसे आंसर राइटिंग करते जाएंगे इंट्रोडक्शन आप तुरंत लिख सकते हैं। जो इजियर पार्ट है, जैसे हमने देखा ना कि सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडरेट फेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, तो आप जल्दी से सिग्निफिकेंस बता सकते हैं। बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होना है, लेकिन नंबर ऑफ पॉइंट्स आप ज्यादा लिख सकते हैं। एट द सेम टाइम जो नेक्स्ट पार्ट है, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप किसी पार्ट को एड्रेस नहीं करें। अगर आपके पास टाइम कम भी है तो भी आप एटलीस्ट 2-3 पॉइंट्स हर पार्ट में लिखने का कोशिश करें, तो उस तरह से आपको ज्यादा मार्क्स मिलने का चांसेस रहता है। एंड आफ्टर दिस आपने सारा चीज एड्रेस कर दिया, तो यू कैन राइट कंक्लूजन। कंक्लूजन आप बता सकते हैं कि एफर्ट्स एंड आइडियाज पुट फोर्थ बाय द मॉडरेट्स पेव द वे फॉर सब्सिक्वेंट फेजेस। आगे आने वाले जो फेजेस थे, जो गांधीयन एरा था या उसके बाद का भी जो एरा था, उसमें जो है इनिशियल मॉडरेट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। इस तरह से एक कंक्लूजन दे सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से आप बोल सकते हैं एंड हो जाएगा। तो यहां पर हमने डिफरेंट पार्ट्स को एड्रेस कर दिया अच्छे से, और हमने एक होलिस्टिक आंसर लिखा। ऐसा ही क्वेश्चन, और मैंने ऑलरेडी बोला कि दिस इज रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री, तो इसमें आपको पॉइंट्स की कमी नहीं होगी ऑब्वियसली। देखिए, और मैं एक आपको इसके लिए वार्न भी करना चाहूंगा कि कभी कभी क्या होता है, किसी टॉपिक पे अगर आप बहुत ज्यादा जानते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स इन मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगाइएगा। एग्जाम में क्या होगा कि अगर आपको बहुत ज्यादा आएगा तो आप बहुत ज्यादा लिखने लग जाएंगे, तो आप 10 मिनट्स वाला जो आपका जो ब्रैकेट है उसको आप क्रॉस कर जाएंगे और आप 15 मिनट में चले जाएंगे। तो ये 5 मिनट एक्स्ट्रा विल कॉस्ट यू इन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको अच्छा सा इंफॉर्मेशन आता है, आप कोशिश करिए कि कम टाइम में उसको लिख पाए, पॉइंट्स में लिखिए। कभी कभी फ्लो डायग्राम्स भी यूज कर सकते हैं। तो इन सब चीज को यूज करके अपने टाइम लिमिट के विद इन रहिए और एक अच्छा आंसर लिखिए, यू विल गेट अराउंड गुड मार्क्स। तो हम लोग चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरह का कोई क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे और आप डेली आंसर लिखते रहिए, यू विल इंप्रूव। और यही जो है हमारे मकसद है इस सीरीज का। तो थैंक यू एंड वी विल मीट इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।